सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में तमाम बड़ी और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आज का दिन राजस्थान की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है। वहां के ताजा राजनीतिक संकट पर होगी नजर। साथ ही कोरोना से जुड़ा हर अपडेट, ठीक हुए लोगों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 2,42,000 से अधिक हो गया है। राज्यों से ताजा अपडेट और दुनिया की हालिया स्थिति पर होगी नजर। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर किस तरह विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है सरकार। इसके अलावा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, क्रिकेट और मौसम का हाल भी। तो आइए शुरू करते हैं सुबह 9 बजे में विस्तार से खबरों का सिलसिला। कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। देश भर में कोरोना के कुल मामले भले ही 8.5 लाख पार कर गए हैं, लेकिन मामलों की जल्द पहचान करने, सही समय पर निदान करने और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन जैसे उपाय करने से ठीक होने मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 62.93% हो गया है और अब तक स्वस्थ होने वाले मामलों की कुल संख्या बढ़कर करीब 5.5 लाख हो गई है। रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक ठीक हुए लोगों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर 2,42,000 से अधिक हो गया है। कोविड-19 पीड़ितों को चिकित्सा निगरानी प्रदान करने के लिए मौजूदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में 1,370 समर्पित कोविड अस्पताल, 3,062 समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र और 10,334 कोविड देखभाल केंद्र शामिल हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने से कोविड-19 की पहचान के लिए रविवार तक कुल 1,15,87,153 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। कोविड-19 जांच के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जांच सुविधा को निरंतर व्यापक बनाने से हर दिन परीक्षण की संख्या में भी लगातार बढ़त देखी जा रही है। इन प्रयासों से वर्तमान में भारत में प्रति 10 लाख पर परीक्षण दर 8,396.4 हो चुकी है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को सरकारी क्षेत्र की 852 प्रयोगशालाओं और 348 निजी प्रयोगशालाओं के साथ और मजबूत किया गया है। देश में अभी 1200 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच के काम में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत कोविड-19 महामारी के खिलाफ सफलतापूर्वक जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन सहभागिता से कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए कल उन्होंने ये बातें कही। नमस्कार। गुरुग्राम में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई, लेकिन भारत में कोरोना के विरुद्ध सफलतापूर्वक जंग लड़ी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक जन, एक मन, एक राष्ट्र के सूत्र को चरितार्थ करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग में हम अच्छे मुकाम पर खड़े हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने का जज्बा है, पराजित करने का हौसला है। एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की सूत्र को चरितार्थ करते हुए इस जंग में आज हम अच्छे मकाम पर खड़े हैं, डटकर लड़ रहे हैं। कहीं डर का माहौल नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने का जज्बा है, इसको पराजित करने का एक उत्साह है। और मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ये जो जंग लड़ रहा है, इसमें हमारे सभी सुरक्षा बलों का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नकार नहीं। अमित शाह ने कहा कि पूरी दुनिया में महामारी के खिलाफ केवल सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि हम कोरोना की चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों के योगदान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की है। अमित शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वो न केवल आतंकवाद से लड़ना जानते हैं, बल्कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि कोरोना के खिलाफ समग्र विश्व में सफल से सफल जंग अगर कहीं लड़ी गई है तो अपने भारत के अंदर लड़ी गई है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। दुनिया भर में ये जंग सिर्फ सरकारें लड़ी और हमारे यहां ये जंग सरकार के साथ साथ 130 करोड़ की आबादी, सभी राज्य सरकारें और एक एक व्यक्ति लड़ा।
अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान में 1,37,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का शोषण ही नहीं बल्कि उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन समस्या से निपटने के लिए पेरिस घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरीके को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि व्यापक जांच, निगरानी और क्लिनिकल प्रबंधन से कोविड-19 के मामलों की जल्द पहचान हो रही है, जिसकी वजह से देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर सिर्फ 2.66% है। उन्होंने छतरपुर के सरदार पटेल कोविड देखभाल केंद्र का दौरा करके वहां कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा की और कहा कि संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर से सफलता आंकी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि केंद्र के 10,200 में से मात्र 2,000 बिस्तर ही अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। केंद्र में रोगियों की प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीजों को आहार विशेषज्ञों की सलाह पर सुबह के भोजन के बाद आयुर्वेदिक काढ़ा और रात के समय हल्दी के साथ दूध दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों से बातचीत भी की और केंद्र से मिल रही सुविधा और कामकाज पर संतोष जताया। ये जो सेंटर है ये हमारे देश के लिए नहीं अपितु दुनिया के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। 11 दिन के अंदर इसका 10 से 11 दिन के अंदर इसका निर्माण हुआ। 10 से 12 हज़ार तक मरीजों के रहने की, उनके इलाज की सब प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं हैं। दिल्ली में कल कोरोना वायरस के 1,573 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी में 2,276 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,494 हो गई है। दिल्ली में अब तक कुल 89,968 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक रविवार को 9,443 RT-PCR और 11,793 रैपिड एंटीजन जांच की गई। दिल्ली में अब तक कुल 7,89,853 कोरोना जांच की गई हैं। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की कुल संख्या 652 हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सुरक्षा कवच नामक पल्स ऑक्सीमीटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों की मौतों को कम किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,827 नए मामले सामने आए और 173 मौतें हुई। प्रदेश में कुल मामलों की संख्या 2,54,427 हो गई है, जिसमें 1,40,325 मरीज ठीक हुए हैं। साथ ही अब तक 10,289 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजभवन के 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद पूरे राजभवन को सैनिटाइज किया गया है। पुणे शहर में मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से 23 जुलाई तक 2 चरणों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। पहला चरण 13 से 18 जुलाई तक लागू होगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, डेयरी और अस्पताल खुले रहेंगे। समाचार पत्रों को भी पाबंदी से दूर रखा गया है। दूसरा चरण 18 से 23 जुलाई तक चलेगा, जिसमें मेडिकल स्टोर, डेयरी, अस्पताल और आवश्यक सेवाओं को खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही कोरोना की वजह से कल्याण इलाके में 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या बच्चन और पोती आराध्या के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीएमसी ने उनके बंगले, जलसा और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकारें लगातार महामारी पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिशों में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रतिदिन 50,000 कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में अब शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान सभी बाजारों की स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। यूजीसी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर स्नातक छात्रों का सत्र 1 अक्टूबर और स्नातकोत्तर छात्रों का सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। वहीं प्रथम वर्ष को छोड़कर अन्य वर्षों की ऑनलाइन क्लासेस 4 अगस्त से संचालित की जाएंगी। बिहार के गया, सहरसा और अररिया जिलों में रविवार से फिर लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के 18 जिले लॉकडाउन के दायरे में आ गए हैं। सहरसा में 16 जुलाई तक, जबकि गया में अगले आदेश तक लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कल से पर्यटन चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटकों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इस चरण में केवल उन्हीं पर्यटकों को राज्य में आने की अनुमति होगी जो हवाई मार्ग से आएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का विभाग अगले 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है। शनिवार को पंचायती राज मुख्यालय पर 2 अधिकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद दफ्तर को सील करने का फैसला लिया गया। पंजाब में तुली लैब स्कैम मामले की जांच में तेजी के लिए 3 मेंबर SIT बनाई गई है, जिसके मुखिया अमृतसर पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग मिशन मोड पर प्राथमिक स्कूलों की संपत्ति बनाने में मनरेगा श्रमिकों को शामिल करेगा। बायोटेक इंडिया ने ट्वीट करके कहा है कि डायग्नोस्टिक किट के लिए स्वदेशी अभिकर्मकों को विकसित करने के लिए अब तक 30 से अधिक कंपनियां एक साथ आई हैं। हमने कोविड-19 RT-PCR डायग्नोस्टिक किट के विकास में आत्मनिर्भरता हासिल की है। बायोटेक इंडिया ने कहा है कि N-BRIC का लक्ष्य 2024 तक भारत को आत्मनिर्भर और बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ अनुसंधान, उत्पाद संसाधनों और सेवाओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच बनाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की सहायक कंपनी VNIR बायोटेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने RT-PCR जांच के लिए स्वदेशी फ्लोरेसेंस प्रोब्स और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मिश्रण लॉन्च किया है, जो कोविड-19 टेस्ट किट में इस्तेमाल होने वाले आणविक प्रोब्स हैं। इन आणविक प्रोब्स का उपयोग कोविड-19 परीक्षण किट में किया जाता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से कोरोना वायरस के चलते बंदिश के दौरान पिछले कुछ महीनों के जीवन पर आत्मनिरीक्षण करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति ने कोरोना महामारी को विभीषिका नहीं बल्कि एक सुधारक के तौर पर देखे जाने की वकालत की है। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पेज पर कोरोना काल के अनुभवों को साझा करते हुए लोगों से 10 सवाल भी पूछे हैं। कोविड-19 महामारी के कारणों और परिणामों पर लोगों के साथ जुड़ने की बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पर कोरोना काल में जीवन पर चिंतन शीर्षक से पोस्ट लिखी है। उन्होंने 10 सवाल सामने रखे, जिनके जवाब से पिछले 4 महीने से ज्यादा समय में बंदिश के दौरान सीखे गए सबक का आकलन करने और जीवन की मांगों में क्या परिवर्तन आया, ये समझने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि महामारी को न केवल एक आपदा बल्कि जीने के दृष्टिकोण और प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करने वाले एक सुधारक के रूप में भी देखने की जरूरत है। चिंता मुक्त जीवन के लिए उपराष्ट्रपति की तरफ से दिए गए सुझाव में शामिल है सही सोचना और करना, जैसे भोजन को औषधि के रूप में देखिए जो स्वस्थ जीवन का निर्वाह करता है। भौतिक लक्ष्य से परे जाकर जीवन का एक आध्यात्मिक आयाम प्राप्त करना, सही और गलत के सिद्धांतों और प्रथाओं का पालन करना, दूसरों के साथ साझा करना और उनकी देखभाल करना, सामाजिक बंधनों का पोषण और एक सार्थक जीवन के लिए जीने का उद्देश्य तय करना है। महामारी के समय में जीने के अनुभव को शामिल करते हुए मैट्रिक्स में आत्म मूल्यांकन का सुझाव दिया गया है, जिसमें शामिल हैं: क्या आपको महामारी के कारणों के बारे में पता है? कोरोना के प्रकोप से पहले जीने के तरीकों में बदलाव करने के लिए तैयार थे? जीवन के मायने फिर से परिभाषित हुए हैं। माता पिता और अन्य बड़ों की देखभाल करने जैसी विभिन्न भूमिकाओं को निभाने में अंतराल की पहचान की है। अगली विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार किया है। महामारी के अलग अलग प्रभाव में से कुछ वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम बराबर जन्मे हैं और समय के साथ असमान होते गए। उपराष्ट्रपति ने लोगों से मौजूदा महामारी के दौरान जीवन के अनुभव को समझते हुए तितली की तरह उभरने का आग्रह किया और सुरक्षित भविष्य के लिए उससे सही सबक लेने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार संकट में है। आज सुबह 10:30 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए पार्टी के सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कार्यालय से जारी बयान में दावा किया गया है कि पायलट कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे और उन्हें कांग्रेस के 30 और कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। विधायकों को प्रलोभन देकर राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयास के आरोपों पर राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सरकार के मुख्य सचेतक और कुछ विधायकों को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया था, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक संकट गहराने लगा। विवाद सुलझाने के लिए दिल्ली से देर रात पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जयपुर पहुंचे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस का इसे अंदरूनी मामला बताते हुए कहा है कि बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर पार्टी की पूरी नजर है। 109 विधायकों ने सहमति पत्र पर साइन कर अपना समर्थन और अपना पूर्ण विश्वास माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पर और माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर अपना विश्वास जाहिर किया है। इसके अलावा कुछ अन्य विधायकों ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात की है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सरकार मजबूती के साथ और कांग्रेस के सर्वपूर्ण विधायक दल एकजुट होकर पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। पार्टी के निर्णय को वो पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री दिए, जैसे सचिन पायलट साहब खुद ही कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 दिए, एक मुख्यमंत्री बना, एक डिप्टी सीएम बने। तो ये सत्ता के 2 केंद्र हो गए। वो डिप्टी सीएम के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो सत्ता के 2 केंद्र हो गए। सत्ता के 2 केंद्र अशोक गहलोत साहब संभाल नहीं पा रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के माथे मंड रहे हैं, वो ठीक नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि संसद का मॉनसून सत्र आयोजित किया जाएगा और कार्यवाही संचालित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर बातचीत चल रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 6 महीने के भीतर संसद सत्र बुलाना केंद्र का संवैधानिक कर्तव्य है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सेशन, मानसून के सेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होना चाहिए वो ज़रूर होगा और बाकी सब फॉर्मेलिटी वगैरह जो है, प्रिकॉशन जो वगैरह लेने का सरकार ज़रूर लेगी। अभी हमारे लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन साहब दोनों मीटिंग किया था इस संबंध में और आपको प्रेस को भी ब्रीफ किया था कि 8 पॉइंट उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ है हमारी, जो विदेश विवाद से जुड़ी हुई, होम से जुड़ी हुई जितने भी हमारी कमिटीज़ हैं, पीएससी की बैठक भी हुई है और आईटी की बैठक भी होने वाली है, बैठकें शुरू हो गई है, तो उसमें 8 पॉइंट एक प्रोटोकॉल जारी हुआ है जिसमें यही मास्क लगा के रहना, 2 गज की दूरी, ऑफिसर भी जितने पहले होते थे उतने नहीं हैं, कम रहेंगे। तो ये सारे प्रोटोकॉल जारी हैं। उसके तहत डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होगी, हो रही है। उसके आने वाले समय में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा जो जिम्मेदारी है उसको हम निभाएंगे। 6 महीने के अंतराल में सेशन होना चाहिए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उसको निश्चित रूप से हम निभाएंगे। बीजेडी सांसद भृतहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली श्रम संबंधी संसदीय समिति ईएसआई और ईपीएफ के फायदे प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या और वेतन के मानदंडों को समाप्त करने की वकालत कर रही है, ताकि प्रवासी श्रमिकों को इनका लाभ मिल सके जो लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भृतहरि मेहताब ने कहा है कि समिति के सदस्यों की भावना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी खासतौर पर लॉकडाउन के बाद बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सरकार ने 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए वैश्विक स्तर की निविदाएं आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित आत्मनिर्भर भारत पैकेज के कार्यान्वयन की समीक्षा की। संकट का सामना कर रही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष स्कीम लाने जा रही है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए साल 2020-21 में राज्यों के ऋण लेने की सीमा में बढ़ोतरी 3% से
5% करने का निर्णय किया गया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। संकट का सामना कर रही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक विशेष स्कीम लाने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित किए गए 3 लाख करोड़ में से एमएसएमई को 9 जुलाई तक 61,987.90 करोड़ रुपए का लोन मिल चुका है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत एमएसएमई के लिए अब तक 1.20 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन किया जा चुका है। कारोबारियों को राहत देने के लिए 29 फरवरी 2020 को बकाया कुल ऋण के 20% का अतिरिक्त कार्यशील पूंजी वित्त रियायती ब्याज दर पर सावधि ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये 25 करोड़ रुपए तक की बकाया ऋण और 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली उन यूनिट के लिए उपलब्ध होगा जिनके खाते मानक माने जाएंगे। इन यूनिटों को अपनी ओर से कोई गारंटी या जमानत नहीं देनी होगी। इस राशि पर भारत सरकार की 100% गारंटी होगी। इसके तहत 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को कुल 3 लाख करोड़ रुपए की तरलता या नकदी प्रवाह सुलभ कराया जाएगा। कोविड-19 के दौरान आरआरबी और सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की नई विशेष पुनर्वित्त सुविधा मंजूर की गई है। ये विशेष सुविधा 3 करोड़ किसानों, जिनमें ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं, उन्हें लाभान्वित करेगी। ऐसे समय में जब खरीफ की बुआई पहले से ही पूरे जोरों पर है, इस विशेष सुविधा के तहत 30,000 करोड़ रुपए में से 24,876.87 करोड़ रुपए 6 जुलाई 2020 तक वितरित किए जा चुके हैं। राजस्व विभाग ने निवासियों को निर्दिष्ट भुगतान के लिए टीडीएस दरों में और विशिष्ट टीडीएस दरों में 25% की कमी करने की घोषणा की, जो 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक किए जाने वाले लेन देन के लिए मान्य है। 8 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की अवधि के दौरान केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 20.44 लाख से भी ज्यादा मामलों में 62,361 करोड़ रुपए की अधिक की राशि के रिफंड जारी किए। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने आईबीसी 2016 की धारा 4 के तहत डिफॉल्ट की आरंभिक या न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को राहत प्रदान की है। सीबीआईसी ने तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के फिर से आयात के लिए 3 महीने की छूट प्रदान की है, जिन्हें प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजा जाता है। यह अतिरिक्त समय उन पर लागू होगा जिनका इस साल 1 फरवरी से 31 जुलाई के बीच फिर से आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका। ये सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले 3 वर्षों में 5 करोड़ रुपए का रहा है। आयकर विभाग ने बैंकों और डाकघरों को नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों के मामले में 20 लाख रुपए से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता है। अभी तक इस सुविधा से 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों का निष्पादन किया जा चुका है। सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा जो नकद निकासी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव घटाने की प्रक्रिया के बीच आईटीबीपी और बीएसएफ के प्रमुख ने कहा है कि देश की समस्त भूमि सशस्त्र बलों के पूर्ण कब्जे में है। उन्होंने कहा कि देश की सभी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, सशस्त्र बल पूरी तरह सक्रिय, सक्षम और समर्पित है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि रविवार के मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी उस्मान भी मारा गया है। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इस बीच सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा जिले के हाजिन इलाके से आतंकियों की मदद करने वाले 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया है। हमारे सारे के सारे फोर्सेस का बहुत हाई है। हमारी सारे के सारी फोर्सेस, चाहे वो सेना हो या बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हो, जब से देश आज़ाद हुआ उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं देश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। चाहे वो बाहर से खतरा है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी में है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी सारी की सारी फोर्सेस हमेशा ही देश की प्रोटेक्शन के लिए तत्पर रहती हैं, और चाहे उसमें उनको बलिदान भी देना पड़े
तो हर प्रकार की सुरक्षा के इंतजाम हैं बॉर्डर पे, और हम कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा बिल्कुल ठीक है। केरल सोना तस्करी मामले में स्पेशल राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, जिसके बाद उन्हें एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। गृह मंत्रालय ने इस मामले में एनआईए को छानबीन करने की गुरुवार को इजाजत दे दी थी। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा नैनो पार्टिकल यानी अति सूक्ष्म कण तैयार किया है जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया की तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST के वैज्ञानिकों ने काइटोसिन के संयोग से नैनो पार्टिकल तैयार किया है और इसे जिंक ग्लूकोनेट के साथ मिलाया है। उन्होंने इससे गठिया की तीव्रता को कम करने में मदद मिलने का दावा किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान के अनुसार वैज्ञानिकों ने नैनो पार्टिकल्स के विभिन्न फिजियोकेमिकल गुणों की जांच की और फिर विस्टर चूहों में कोलेजन प्रेरित आर्थराइटिस के खिलाफ गठिया रोधी क्षमता की जांच की गई और पाया कि जिंक ग्लूकोनेट और जिंक ग्लूकोनेट युक्त काइटोसिन नैनो पार्टिकल्स दोनों के साथ चूहों के उपचार में जोड़ में सूजन में कमी आई और आर्थराइटिस की तीव्रता कम हुई। रेलवे ने ट्रेन के सफर को यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए 20 नवाचारों को लागू करने का फैसला लिया है। इनमें ट्रेन रवाना होने से कुछ मिनट पहले यात्रियों को सतर्क करने संबंधी घंटी की चेतावनी, कोचों के अंदर CCTV निगरानी, मोबाइल पर अनारक्षित टिकटों को जारी करना शामिल है। इन 20 नवाचारों में से ज्यादातर का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीकी सुधार करना है। इनमें से कुछ नए विचार यात्रियों की सुविधा से जुड़े हुए हैं। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को अगले 3 महीनों के भीतर इन 20 नवाचारों के कार्यान्वयन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रेलवे ने पहली बार आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्ची विशेष पार्सल ट्रेन से पड़ोसी देश बांग्लादेश के बेनापोल तक पहुंचाई है। इससे पहले गुंटूर के आसपास के किसान और व्यवसायी कम मात्रा में सड़क मार्ग से सूखी मिर्ची बांग्लादेश ले जाते थे। लॉकडाउन के दौरान जब वो सड़क मार्ग से सूखी मिर्ची को नहीं ले जा सके तो रेलवे ने उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान की। इससे परिवहन खर्च में भी कमी आई। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और इसके आसपास के इलाकों में मिर्ची की खेती बड़े पैमाने पर होती है और इसकी गुणवत्ता काफी अच्छे होने के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर है। और अब बात मौसम और उससे जुड़े हालात की। असम में रविवार को बाढ़ और भूस्खलन की चपेट में आने से 4 और लोगों की मौत हो गई। राज्य के 24 जिलों के 13 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने मंत्रिपरिषद, सहयोगियों, सांसदों और विधायकों को राज्य में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कल शाम गुवाहाटी में जल संसाधन मंत्री की मौजूदगी में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने उपायुक्तों से भी बचाव और राहत के कार्यों में SDRF और NDRF को तैनात करने के लिए कहा है। बात क्रिकेट की। वेस्टइंडीज ने राइज द बैट सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। कोरोना वायरस की वजह से 117 दिनों बाद साउथहैम्पटन टेस्ट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और पहले इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज की पहली जीत वेस्टइंडीज के नाम रही। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।